भारत के 2024 के चुनाव वाकई कमाल के रहे। एक ऐसा नतीजा जो अपने आप में एक पहेली है। एक तरफ जीत तो है, पर साथ में एक बड़ा झटका भी। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? चलिए मिलकर इस पूरी चुनावी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि कोई पार्टी देश भर में अपना वोट शेयर तो बनाए रखे, लेकिन फिर भी उसे एक बड़ा चुनावी झटका लग जाए। ये कैसे हो सकता है? यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू है, और इसे समझने के लिए हमें आंकड़ों की गहराई में उतरना हो। तो देखिए, पहली नज़र में तो यही लगता है कि एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाने लायक सीटें जीत ली हैं, और ये सच भी है। लेकिन असली कहानी इस बात में छिपी है कि एक दशक में पहली बार भाजपा अपने दम पर बहुमत का वो जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए सबसे पहले नेशनल लेवल के नंबर्स को देखते हैं, क्योंकि ये नंबर ही हमें बताएंगे कि ये झटका असल में कितना बड़ा था। और ये ग्राफ देखिए, ये कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। 2019 में 303 सीटों का वो जबरदस्त आंकड़ा, और अब 2024 में सीधे 240। मतलब ये सिर्फ कुछ सीटों का नुकसान नहीं है, नहीं, ये सत्ता के पूरे समीकरण में एक बहुत बड़ा फेरबदल है। ये नंबर 272 भारतीय राजनीति में ये एक मैजिक नंबर है। लोकसभा की 543 सीटों में से किसी भी एक पार्टी को अपने बलबूते पर सरकार बनाने के लिए कम से कम इतनी सीटें चाहिए ही होती हैं। और बस यहीं पर सारा खेल बदल गया। 240 सीटें, यानी बहुमत से पूरे 32 सीटें कम। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि अब सरकार चलाने के लिए बीजेपी को अपने दम पर नहीं, बल्कि टीडीपी और जेडीयू जैसे अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। और ये पिछले 10 साल की राजनीति से बिल्कुल अलग तस्वीर है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी सारी सीटों के नुकसान के बावजूद बीजेपी का नेशनल वोट शेयर करीब 36.5% पर बना रहा, जो कि काफी मजबूत माना जाता है। तो सवाल फिर से वहीं आ जाता है, इतना वोट फिर भी सीटें कम क्यों? इस पहेली का जवाब हमें नेशनल आंकड़ों में नहीं मिलेगा, बल्कि राज्यों के अंदर मिलेगा। तो चलिए उन इलाकों में चलते हैं जहां बीजेपी का सबसे मजबूत किला दरकता हुआ दिखा। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उन इलाकों में नहीं हुआ जहां वो कमजोर थी, बल्कि अपने ही गढ़ में हुआ। जी हां, हिंदी बेल्ट के उन राज्यों में जहां पार्टी की सरकारें हैं और जहां से उसे बम्पर जीत की उम्मीद थी। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश 64 से सीधे 36 पर, महाराष्ट्र में 41 से घटकर सिर्फ 17, और राजस्थान 25 से 14 पर। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इन 3 बड़े राज्यों में आए एक चुनावी भूचाल का सबूत है। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? चुनाव के बाद जो एनालिसिस हुए हैं वो बताते हैं कि इस गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ हो रही थीं। पहली बात तो ये कि पार्टी के कुछ अंदरूनी फैसले भारी पड़े। कई जगहों पर लोग मौजूदा सांसदों से खुश नहीं थे, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, फिर भी उन्हें टिकट दे दिया गया। दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को टिकट देने से जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता नाराज हो गए, और कई बार सरकार और पार्टी संगठन के बीच तालमेल की कमी भी साफ दिखी। इसके अलावा जमीन पर भी कुछ मुद्दे सरकार के खिलाफ गए, जैसे बार बार एग्जाम पेपर लीक होने से युवा बेहद नाराज थे। सेना में भर्ती की जो नई अग्निवीर योजना है उसको लेकर भी काफी गुस्सा था। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां और पुरानी पेंशन स्कीम जैसे मुद्दे भी लोगों के बीच चर्चा में थे। और फिर बात आती है सामाजिक समीकरणों की, जो भारत में हमेशा से अहम रहे हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने जातिगत समीकरणों को ठीक से साध नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि दलित और ओबीसी वोटों का एक हिस्सा विपक्ष की तरफ खिसक गया। और हाँ, कुछ इलाकों में किसानों की नाराजगी भी नुकसान की एक बड़ी वजह बनी। अब बात करते हैं उस नैरेटिव की लड़ाई की, मतलब उस कहानी की जिसने चुनाव के आखिरी दौर में आके पूरा माहौल ही बदल दिया। ये चुनाव ना सिर्फ मुद्दों पर नहीं, बल्कि नारों पर भी लड़ा गया। एक तरफ बीजेपी का नारा था, अब की बार 400 पार, लेकिन विपक्ष ने इसी नारे को पकड़ा और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा कि ये 400 सीटें इसलिए मांगी जा रही हैं ताकि संविधान को बदला जा सके, आरक्षण को खत्म किया जा सके। और ये डर वोटर्स के एक बड़े वर्ग के मन में घर कर गया।
नतीजों के बाद भी ये नैरेटिव की लड़ाई रुकी नहीं, जैसा कि राहुल गांधी के इस बयान से साफ होता है। उन्होंने इन नतीजों को पिछले 10 साल के शासन के खिलाफ एक सीधा संदेश बताया। हालांकि यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ने ही चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और उन्हें बेबुनियाद बताया है। तो कुल मिला के देखें तो 2024 के इस चुनाव ने एक बहुत ही साफ संदेश दिया है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहा है कि एक दशक तक एक पार्टी के दबदबे के बाद क्या भारत में एक बार फिर गठबंधन की राजनीति का दौर लौट आया है, और अगर ऐसा है तो आने वाले वक्त में ये भारत के भविष्य को किस तरह से आकार देगा। सोचने वाली बात है।